conduct spermatophore from seminal vesicle to ventral telomere. Seminal vesicle to ventral telomere. देखिए जब ये सेकेंड लेयर बना करके स्पर्मेटोफोर को इस वेंट्रल थैलोमियर पर पहुंचाएगा, तब ये थैलिक ग्लैंड और कन्वोल्यूट ग्लैंड उसके ऊपर से थर्ड लेयर को सेक्रेट कर देगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब आएंगे हम लोग फैलोमियर्स पर। 7 फैलोमियर्स। फैलोमियर्स 3 है। अब सामने में देख रहे हैं राइट है, एक लेफ्ट है और थर्ड वेंट्रल है। 3 है ये फैलोमियर्स। इसका काम है स्पर्मेटोफोर जो बन जाएगा उसको फीमेल के स्पर्मिथिका में डिपॉजिट कर देना। सो फैलोमियर टेक पार्ट इन deposition of spermatophore in the spermitheca of female during copulation. कॉपुलेशन के समय में इसको ये स्पर्मिथिका में डिपॉजिट कर देगा। स्पर्मेटोफोर को स्पर्मिथिका में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और वो मेनली लेफ्ट फेलोमियर के द्वारा होगा, जो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन को ओपन करेगा और स्पर्मेटोफोर को कॉपुलेशन के समय में अंदर डाल देगा। कॉपुलेशन का मीन्स होता है यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच, जो नाइट में होता है। Union between male and female cockroach called copulation that occurs during night. Now next is female reproductive system. Next is female reproductive system. Female reproductive system. Now ovary. Oviduct. So ovary, oviduct. Oviduct of both sides constitute vagina. Now spermitheca, left right is spermitheca. Pollinatorial gland, left and right pollinatorial glands. What is left and right pollinatorial gland?
and genital pouch. Genital pouch. Genital pouch is formed by modified 7th, 8th and 9th sternum. फीमेल में 7th, 8th और 9th स्टर्नम मॉडिफाइड होकर के जेनाइटल पॉच में चेंज हो जाता है। ये बोट शेप्ड होता है। अगर हम इसको ऐसे पकड़ के देखें तो ये बोट के शेप का नजर आता है, बोट शेप्ड होता है। और इसमें दो गोनाडोफाइसिस है, ये है, इसको आप कहेंगे एंटीरियर गोनाडोफाइसिस, एंटीरियर गोनाडोफाइसिस। और ये जो दोनों है पीछे वाला, इसको कहेंगे आप पोस्टीरियर गोनाडोफाइसिस। ये 1 पेयर हुआ। गोनाडोफाइसिस कितने हैं? 5 क्या होगा? 1 पेयर। और ये पोस्टीरियर गोनाडोफाइसिस कितने हैं? तब आंसर होगा 2 पेयर्स। अब चेंबर है, यहां का चेंबर कहलाएगा जेनाइटल चेंबर। और जेनाइटल चेंबर पे फर्टिलाइजेशन होगा एक का। फर्टिलाइजेशन का ये साइट है। दूसरा साइट है ऊथिकल चेंबर, जहां ऊथिका का फॉर्मेशन होगा। ऊथिकल चेंबर, ऊथिकल चेंबर में ऊथिका बनेगा। ऊथिका बनाने के लिए एक कोलेटेरियल ग्लैंड अपने से स्टेरोप्रोटीन को सेक्रेट करेगा। अब जरा इसको देख ले हम लोग, एक ओवरी में 1 ओवरी, अगर हम दोनों साइड का ओवरी देख रहे हैं तो 1 पेयर हो गया। लेकिन एक ओवरी की बात करें तो एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स देखने को मिलते हैं। तो 4 आप सामने में देख रहे हैं, 4 है, और 4 उसके बैक साइड में है, पीछे है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए 8 ओवेरियोल्स टोटल 16 ओवेरियोल्स होते हैं, दोनों ओवरी मिला करके। चलिए हम लोग बारी बारी से इसका डिस्क्रिप्शन ले लें। फर्स्ट इज ओवरी। ओवरी इज 1 पेयर इन सेकेंड टू 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। दूसरा नंबर से लेकर के 6ठे तक, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये सब पूछेगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस भी एब्डोमेन में था, लेकिन वो था 4th, 5th और 6th में। आपको याद होगा टेस्टिस में हमने 3 लोब्स बनाया था, 1 2 3 लिख करके। तो एक 4th में, एक 5th में और एक 6th में होगा। और फीमेल कॉकरोच के केस में 2nd से लेकर के और 6th तक, क्योंकि लंबा होता है ओवेरियोल, तो 2nd से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक आपको ये मिलेगा डायसेक्शन करने पर। ओवरी प्रोड्यूस एन एग, इसको उत्पन्न करेगा तो क्या आंसर होगा? एक को ये सेक्रेट करेगा, एक को ये बनाएगा, तो आंसर है एक का फॉर्मेशन होगा आफ्टर oogenesis। oogenesis होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बना था, oogenesis से एक बनेगा। अब आप ऐसे समझिए, 1 ओवरी, एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ये याद रखना होगा, एक ओवरी में कितने ओवेरियोल्स हैं? तो आंसर है 8। अब देखिए 1 ओवेरियोल को अगर देखा जाए तो 1 ओवेरियोल प्रोड्यूस 1 एग, एक एग को बनाएगा। अब ध्यान दीजिए ओवरी कितने हैं? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब कितना हो गया? 2। 2 ओवरी, अगर हम 2 ओवरी की बात करें, 2 ओवरीज, तो हो जाएगा 16 ओवेरियोल। और 16 ओवेरियोल्स का मतलब हो जाएगा 16 एग्स। अब
एक ओवेरियोल कैसा लगेगा देखने में, वो जरा हम लोग बना लें। एक ओवेरियोल को अगर देखा जाए, एक ओवेरियोल में फ्लैजेलम है ऊपर में बना हुआ, नीचे में जर्मेनियम है और सबसे नीचे में वाइटेलेरियम है, और ये स्टॉक है। ये स्टॉक है, ये ऊपर में है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का काम होता है बाइंडिंग, सब एक दूसरे से लिंक रहेगा, बाइंड करेगा। ये हो गया बाइंडिंग। दूसरा है जर्मेनियम। जर्मेनियम का काम है एक बनाना, प्रोड्यूस एक, यहीं पर एक बनेंगे। सबसे नीचे है वाइटेलेरियम। वाइटेलेरियम, और ये वाइटेलेरियम का काम है योग बनाना। तो योग आप जानते होंगे, फिगर हो गया वन ओवेरियोल। एक ओवेरियोल को आप देख रहे हैं, वन ओवेरियोल में इतने सारे पार्ट्स हैं, और एक एक उत्पन्न होगा जर्मेनियम के द्वारा। एक को देखेंगे तो एक में क्या होगा, योग होगा, और योग सेंटर पर होगा। तो आप कह सकते हैं ये एक है और ये योग है सेंटर पर, योग एट द सेंटर, योग एट द सेंटर। और ऐसे एक को जिसके सेंटर पर योग होगा, आप इसको कहेंगे सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग याद कीजिए, सेंट्रोलेसिथल एग इंसेक्ट में, कॉकरोच में होता है। और दूसरा जब आप फाइलम पढ़ते हैं टिनोफोरा, टिनोफोर जिसको कम जेलीज कहते हैं, वहां पर सेंट्रोलेसिथल एग मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कॉकरोच का एग कैसा होगा, तो सेंट्रोलेसिथल, या टिनोफोर्स का एग कैसा होगा, तब भी आंसर होगा सेंट्रोलेसिथल। अब देखिए ओवरी का हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब हम बात करें ओविडक्ट के बारे में। सेकेंड है ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। सेकेंड है ओविडक्ट। ओविडक्ट भी वन पेयर है, और ये है एक ओवरी में एक डक्ट। तो ओविडक्ट है वन पर ओवरी। काम क्या होगा, तो कंडक्ट eggs from ओवरी टू वेजाइना, ओवरी से वेजाइना तक उसको पहुंचा देगा एक को। थर्ड है स्पर्मेटिका। स्पर्मेटिका आप देखिए लेफ्ट डेवलप्ड है और राइट रिड्यूस्ड है। लेफ्ट पार्ट जो होगा ये डेवलप्ड है, और राइट पार्ट जो है वो रिड्यूस्ड है, छोटा है वो। क्या करेगा ये स्पर्मेटिका, स्टोर स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, अपने में जमा करके रखता है कॉपुलेशन के समय में। अगर हम स्पर्मेटोफोर की बात करें तो स्पर्मेटोफोर में कितने लेयर होंगे, तो 3 लेयर्स हम आपको बता चुके हैं, और अंदर में स्पर्म होगा। तो अंदर में स्पर्म है, और ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये स्पर्मेटोफोर का है। याद है स्पर्मेटोफोर का सबसे अंदर वाला लेयर याद होगा लास्ट ट्यूब्यूल्स बनाता है। सेकेंड लेयर जो बीच वाला है वो बीच वाला लेयर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, और सबसे जो बाहर का लेयर है थर्ड लेयर, सबसे बाहरी लेयर, वो बनाता है फैलिक और कन्वोल्वेट ग्लैंड। ये है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में स्पर्म्स स्टोर्ड है, जो कॉपुलेशन के समय में फीमेल के स्पर्मेटिका में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। स्पर्मेटोफोर का साइज अगर लेंगे तो 1.5 mm इसका साइज होता है। स्पर्मेटोफोर का साइज कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 1.5 mm। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर कॉलेटेरियल ग्लैंड। ये कॉलेटेरियल ग्लैंड है, देख रहे हैं ब्रांच है,
कॉलेटेरियल ग्लैंड, और ये ग्लैंड ब्रांच है, ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच जो होते हैं वो लेफ्ट ब्रांच डेवलप्ड है यहां भी। और ये सेक्रीट अपने में से क्या छोड़ा, स्क्लेरोप्रोटीन को, और ये स्क्लेरोप्रोटीन क्या करेगा, उथिका बनाएगा फॉर उथिका फॉर्मेशन, उथिका को बनाने में मदद करेगा। अब हम लोग बात करें एक उथिका को देखें। एक उथिका को अगर आप देखिए तो उथिका में एक उथिका में 8 एग्स आपको मिलेंगे वन रो में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेकेंड रो में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ऊपर से उभार बना हुआ है दो रो में, ये इंडिकेट करता है कि एक्स का नंबर इतना है। ये फिगर हो गया उथिका। फिगर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, उथिका है। तो अब इसका नेम देंगे फिगर उथिका। और उस उथिका में फर्टिलाइज्ड एग है दो रो में, 16 एग्स है, और 16 फर्टिलाइज्ड एग्स है। ये याद रखना है, 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। अब सवाल है फर्टिलाइज कैसे होगा, तो एक ऊपर से नीचे आएगा और इसमें स्पर्मेटिका में स्पर्म जमा रहेगा स्पर्मेटोफोर के द्वारा, वो उस पर डाला जाएगा, जेनाइटल चेम्बर में फर्टिलाइजेशन होगा। तो पूछा जाए कि एक का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो आंसर होगा जेनाइटल चेम्बर, आंसर होगा। आप लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इन जेनाइटल चेम्बर। जेनाइटल चेम्बर में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग को एंटीरियर और पोस्टीरियर गोनाडोफाइसिस के द्वारा उथिका में अरेंज कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गोनाडोफाइसिस, बोथ anterior and posterior gonadophysis, anterior and posterior gonadophysis और ओविपोजिटर। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ओविपोजिटर। डिपोजिट fertilized eggs, fertilized eggs in utica in two rows, दो कतार में इसको अरेंज कर देगा। अब देखिए जब फीमेल कॉकरोच की बात करें हैं हम लोग, ये हम लोग, तो उस कंडीशन में ये फीमेल अपने इस एग को डार्क, वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर जाकर के डिपॉजिट कर देगी। तो फीमेल कॉकरोच आफ्टर कॉपुलेशन, आपको बता चुके हैं कॉपुलेशन का मीन्स होता है यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो नाइट में होता है। डिपॉजिट उथिका इन वार्म प्लेस, डार्क होना चाहिए प्लेस, वार्म डार्क एंड ह्यूमिड प्लेस। ह्यूमिड प्लेसेस जो भी होगा, जैसे घर में किचन है, किचन में कॉकरोच होते हैं, और ये कॉकरोच आप जानते हैं खाने वाले बेसन में या सत्तू में या आटा जो आप खाते हैं उसमें जाकर के ये अपना अंडा छोड़ देती है फीमेल।
हम देखिए एक कोशिका में हम लोग अभी देखते हैं कितने एक्स थे, 1 कोशिका 16x। एक कोशिका में कितने एक थे, तो 16 फर्टिलाइज्ड एग्स, 16 फर्टिलाइज्ड एग्स आपको अभी पता है मौजूद है, जिससे 16 निम्स और यंग वंस बाहर आएगा। अब ये निम्स अपने आप को मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट करेगा, धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा और एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। हम लोग वर्ड लिखेंगे यहां पर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच में हमेशा इनकम्प्लीट होता है और इस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को आप कहते हैं पॉरोमेटाबोलिस। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पॉरोमेटाबोलिस। आप इसका नाम देंगे पॉरोमेटाबोलिस। देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब एक से लार्वा बनता हो, लार्वा से प्यूपा बनता हो, प्यूपा से इमैगो और एडल्ट बन जाता हो, तब आप उसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ क्या है, एक से डायरेक्ट आप देख रहे हैं, एक से डायरेक्ट यंग बन या निम्फ बन गया, इसमें कोई लार्वा प्यूपा स्टेज नहीं आया, इसलिए आप इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए जैसे ये निम्फ है, अब ये निम्फ स्टेज में, फिर निम्फ स्टेज में चेंज होगा और ऐसे करते हुए फाइनली जब ये निम्फ, आप देखिएगा कि एडल्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग मॉल्टिंग, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट मॉल्ट या मॉल्टिंग, या कहेंगे एक्डाइसिस। मॉल्टिंग का दूसरा नाम क्या होगा, एक्डाइसिस। इस मॉल्टिंग को स्टार्ट कौन करेगा, फर्स्ट मॉल्ट को कौन स्टार्ट करेगा, तो आंसर है इस मॉल्ट को स्टार्ट करेगा जुवेनाइल हार्मोन जो कॉर्पोरा एलाटा से आएगा। This first malt is started by याद कीजिए, आपको बताया कि हम जुवेनाइल हार्मोन JH, जुवेनाइल हार्मोन आपको बताए थे, जुवेनाइल हार्मोन फ्रॉम कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा से निकल करके ये आता है जो इसको स्टार्ट करवा देगा। इसके बाद सेकेंड मॉल्ट होगा, थर्ड मॉल्ट होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे होते होते 11 से लेकर के 13 मॉल्ट्स तक होते हैं टोटल। तो आपको याद रखना है कि थर्ड फोर्थ होगा। सपोज कीजिए यहाँ वाला मॉल्ट 11th है, 11th नंबर मॉल्ट है ये, या फिर ये 13th नंबर तक मॉल्ट है, 13th मॉल्ट है। तो मैक्सिमम मॉल्ट जो होगा वो कितना होगा, तो आंसर है 11 to 13। हम लोग क्या लिख लेंगे, उसका एग्जाम में टोटल मॉड्स कितने हो सकते हैं, टोटल मॉड्स का नंबर 11 to 13 तक हो सकता है, यानी कि 13 या 11 वाला मॉल्ट होने के बाद ही नीड्स किसमें चेंज होगा, एडल्ट में। इस मॉल्ट को आप कहेंगे फाइनल मॉल्ट, अंतिम मॉल्ट है ये। अब इस फाइनल मॉल्ट को कौन करवाएगा, तो आंसर है फाइनल मॉल्ट को करवाएगा एक्डाइसोन। एक्डाइसोन, यही हम आपको बता रहे थे कि बाद में हम डिस्क्रिप्शन देंगे। एक्डाइसोन कहां से आएगा, तो आंसर है फ्रॉम प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, यहां से ये निकल करके आएगा। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। मॉल्ट की शुरुआत कौन करवाएगा, तो आंसर है जुवेनाइल हार्मोन। मॉल्ट को एंड कौन करेगा, तो आंसर है एक्डाइसोन हार्मोन। और ये आएगा कहां से एक्डाइसोन, तो प्रोथोरेसिक से। जुवेनाइल हार्मोन कहां से आएगा, तो कॉर्पोरा एलाटा से। जैसे जैसे मॉल्ट गिरता जाएगा, जीएच यानी जुवेनाइल हार्मोन का लेवल घटता जाएगा। So as the number of moles increases, as the number of moles increases, बढ़ता जाएगा, JH decreases, JH घटता जाएगा, जुवेनाइल हार्मोन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, decreases।
याद रखना है कि जुवेनाइल हार्मोन का अमाउंट घटता जाएगा, जैसे मॉल्ट प्रोसीड करता जाएगा जुवेनाइल हार्मोन का अमाउंट घटता जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल हार्मोन अगर ज्यादा रह गया तो फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इंक्रीज जुवेनाइल हार्मोन परमानेंट लार्वल स्टेज रह जाता है, परमानेंट लार्वल स्टेज। देखिए इसका एक बेनिफिट मिलता है, क्या है कि अगर फार्मर अपने खेत में देख रहा है अपने फील्ड में कि फसल पर इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको बचाने के लिए अगर खेत में क्या छिड़क दिया जाए, जुवेनाइल हार्मोन का अगर छिड़काव कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए जुवेनाइल हार्मोन का, तो जितने भी इंसेक्ट के लार्वा होंगे वो कभी भी एडल्ट में चेंज नहीं होंगे और फसल की बर्बादी नहीं होगी। तो एक तरह से क्रॉप को बचाया जा सकता है फील्ड में जुवेनाइल हार्मोन का छिड़काव करके या स्प्रे करके बचाया जा सकता है फसल को। अब क्वेश्चन आता है कि फाइनल मॉल्ट होने के बाद जब नीम एडल्ट में चेंज होता है तो सबसे पहला ऑर्गेन कौन सा आता है निम्फ में। और आपको याद होगा कि निम्फ कलरलेस होता है, स्मॉल होता है साइज में, कलरलेस होता है, इसमें कोई मिलानिन पिगमेंट नहीं होता है। कलरलेस का मतलब है नो मिलानिन पिगमेंट, नो मिलानिन पिगमेंट। इसमें क्या नहीं है तो क्या आंसर होगा, मिलानिन पिगमेंट नहीं है। नो विंग, कोई पंख नहीं है। सेक्सुअली इमैच्योर होता है, सेक्सुअली इमैच्योर, टेस्टिस ओवरी ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं इसमें। और निम्फ जब एडल्ट में चेंज होगा मेटामॉर्फोसिस के बाद, यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगा और मेटामॉर्फोसिस के बाद जब ये एडल्ट में चेंज होगा तो पहले इसमें विंग अपीयर होगा, विंग अपीयर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आता है बार बार, विंग अपीयर फर्स्ट, सबसे पहले इसमें पंख आता है। अब जो टाइम लगता है मेटामॉर्फोसिस के समय में, मॉल्ट के समय में, उसको आप कहते हैं स्टेडियम। और हर स्टेज को, एक मॉल्ट के बाद दूसरा मॉल्ट हुआ तो निम्फ निम्फ निम्फ, जितने बार निम्फ स्टेज आएगा उसको आप कहेंगे इंस्टा। तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक है इंस्टा, स्टेजेज आफ्टर ईच मॉल्ट, स्टेजेज आफ्टर ईच मॉल्ट, एंड दूसरा टर्म है स्टेडियम। स्टेडियम का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव, लगातार मॉल्ट। दो मॉल्ट के बीच में जो वक्त गुजरा वो कहलाएगा स्टेडियम। तो इस प्रकार हम लोग कॉकरोच के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू।